तो ये वैलीन को कोड करेगा। ये पोजीशन डिपेंडेंट है स्टार्ट साइट के कि कोडॉन कहाँ पर प्रेजेंट है। ए यू जी अगर स्टार्ट साइट पे है तो एफमेट, नहीं है तो फिर सिर्फ मिथ्योनिन। जी यू जी स्टार्ट साइट पे है तो एफमेट, नहीं है तो वैलीन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो इनिशिएटर टीआरएनए है, यानी जो फर्स्ट टीआरएनए है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन एफमेट हमारे पास अटैच्ड है। इसके कुछ स्पेशल फीचर है। ये फर्स्ट टीआरएनए है जो पहला अमीनो एसिड लाएगा राइबोसोम कॉम्प्लेक्स में, राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें फ़ीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट और 72nd जो अमीनो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में बेस पेयरिंग नहीं हो रखी है। ये बेस पेयरिंग नहीं है यहाँ पर, ये रिक्वायर्ड है फॉर्मेलेशन के लिए। उसके बाद इस आर्म में, एंटिकोडॉन लूप वाली आर्म में 3 जीसी बेस पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है ताकि जो टीआरएनए है वो पी साइट में जाए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जो इनिशिएशन फैक्टर होता है सेकंड, वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो इस सीक्वेंस से बाइंड करके वो ये पता लगाया कि ये फर्स्ट टीआरएनए है, यानी इसके पास एफमेट है तो इसी को पहले लाना है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फीचर है इनिशिएटर टीआरएनए का। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक जो है फर्स्ट और 72nd जो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में बेस पेयरिंग नहीं है ताकि फॉर्मेलेशन हो सके, और एक 3 जीसी का प्रेजेंस जो इनिशिएशन फैक्टर 2 से जो रिकॉग्नाइज कर पाएगा इनिशिएशन फैक्टर 2 जिसको। उसके बाद हमारे पास ये है, हमारे पास इनिशिएशन का प्रोसेस। इनिशिएशन के प्रोसेस में हमारे पास 3 इनिशिएशन फैक्टर यूज़ होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1, IF2 एंड IF3। IF2 जो है वो एक GTPase है, जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन बोलते हैं हम इसको। जी प्रोटीन यानी जो गुआनिन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको जी प्रोटीन बोलते हैं। इनके पास GTPase एक्टिविटी है। GTPase एक्टिविटी मतलब अगर ये इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये अगर GTP बाउंड हैं अभी, तो जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये इस GTP को GDP में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये GDP से जुड़ जाएंगे। अगर ये GDP से जुड़ गए तो ये इनएक्टिव हैं, और अगर ये GTP से बाउंडेड हैं तो ये एक्टिव है। इनिशिएशन फैक्टर 2 की बात करी हमने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 30S सब यूनिट है वो एंटर करेगा स्मॉलर सब यूनिट mRNA पे एट शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जिसका 16S RNA पहले इससे बेस पेयर करेगा। उसके साथ साथ आएंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड 1। 1 जो है वो जो ए साइट है उसको ब्लॉक करेगा ताकि जो इनिशिएटर RNA जो पहले आ रहा है वो डायरेक्टली ए साइट पे ना आए। तो ए साइट पे यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 1 आके जुड़ जाएगा, ये ए साइट को ब्लॉक कर रहा है इधर। और जो इनिशिएशन फैक्टर 3 हैं उसके 3 रोल हैं। सबसे पहला है कि ये जो शाइन डेल्गानो सीक्वेंस और ये जो राइबोसोम 30S आया है इसकी बाइंडिंग को इन्हांस करेगा। उसके बाद जो बिगर सब यूनिट है हमारे पास 50S का, उसकी बाइंडिंग को ब्लॉक करेगा। जब तक इनिशिएशन फैक्टर 3 बाउंडेड है तो 50S यूनिट यहाँ पे आके बाउंड नहीं कर सकता। और तीसरा है ये RNA और इसकी जो एक तो tRNA को जो इनिशिएटर tRNA आ रहा है ये उसको भी डिटेक्ट करेगा, दूसरा है बाइंडिंग इंक्रीज़ करेगा mRNA के साथ, और तीसरा है 50S सब यूनिट को बाइंडिंग होने से रोकेगा, पूरे कॉम्प्लेक्स बनाने से रोकेगा। उसके बाद जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है हमारे पास, जो अभी GTP बाउंड होना चाहिए, GTP बाउंड है, इसने ये फर्स्ट इनिशिएटर RNA को लेकर आया जिसमें फॉर्मेलेटेड मिथ्योनिन एडेड है, और ये गाइड करेगा एंट्री पी साइट पे, पेप्टाइडल साइट पे, पेप्टाइडल tRNA साइट पे। इसके बाद इसका जो GTP है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, GDP से कन्वर्ट हो जाएगा। जो एनर्जी निकलेगी उससे वो ये बाइंडिंग जो है वो एनर्जी इस बाइंडिंग को प्रमोट करेगी। और उसके बाद जैसे ये बाइंडिंग होगा
जो 70s जो 50s सबमिशन यूनिट है वो आके जुड़ जाएगा, उससे कॉन्फर्मेशन चेंज होगा पूरे आरएनए का, पूरे राइबोसोम का, जिसकी वजह से इनिशिएशन फैक्टर 3, 1, 2 तीनों बाहर निकल जाएंगे कॉन्फर्मेशन चेंज की वजह से। तो ये पूरा एक 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें एफ-मेट कंटेनिंग टीआरएनए प्रेजेंट है, दोनों राइबोसोमल सब यूनिट प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास इनिशिएशन। अब हम बात करेंगे इलॉन्गेशन की। तो इलॉन्गेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेकेंड जो टीआरएनए आता है उसमें जो ये अमीनो एसिड जो ऑलरेडी हमारे पास है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो उसका एक ये रिएक्शन है, इसमें हमारे पास जो एंजाइम मेनली वर्क कर रहा है वो है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ए साइड पे जो सेकंड अमीनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए, सपोजिबली वो ग्लाइसिन कंटेनिंग है, उसकी जो बाइंडिंग है फर्स्ट अमीनो एसिड से वो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज करवाएगा। ए साइड पे आया, पी साइड पे जो था उसका यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर वो ऐसे बन जाएगा ग्लाइसिन और एफ-मेट। ठीक है, तो ये जो है ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें अब इनिशिएशन फैक्टर में 3 हमने पढ़े थे, इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3। तो इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी 3 तरह के होते हैं। इलॉन्गेशन फैक्टर TU, TS एंड G, ये जो है 3 तरह के इलॉन्गेशन फैक्टर होते हैं। अब जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU है, हमारे पास जो इलॉन्गेशन फैक्टर TU है वो गाइड करेगा जो mRNA जो सेकंड टीआरएनए आ रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए, उसको वो गाइड करेगा कि किस साइड पे वो आके बाइंड करेगा, यानी कि ए साइड पे वो बाइंड करेगा तो उसको गाइड करेगा। इसमें जो हम 3 इलॉन्गेशन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये इलॉन्गेशन फैक्टर TU ये भी GTP बाउंड होता है, ये भी जी प्रोटीन है। और जो इलॉन्गेशन फैक्टर G है इसको ट्रांसलोकेस भी बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेस, ये भी GTP बाउंड है। GTP बाउंड होगा तो एक्टिव होगा, ये भी जी प्रोटीन है। तो TU जो है वो सेकंड जो mRNA है उसके साथ बाउंड होके आएगा और वो उसको गाइड करेगा ए साइड पे एंट्री लेने के लिए। उसके बाद जब ये आ जाएगा तो इसका GTP हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये GDP जब इसके साथ GDP जुड़ जाएगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा और इसकी जो एनर्जी है वो इसके बाइंडिंग में काम आएगी। उसके बाद जो इलॉन्गेशन फैक्टर TS है वो, जैसे हमारे पास इलॉन्गेशन फैक्टर TU था उस पर GTP से वो GDP में कन्वर्ट हो गया, तो उसको वापस चार्ज करने के लिए हमारे पास इलॉन्गेशन फैक्टर TS काम करता है। उसको वापस GTP से बाउंड करने के लिए हमारे पास इलॉन्गेशन फैक्टर TS काम करेगा ताकि वो एक और अमीनो एसिड टीआरएनए को ला सके ये साइड पे। उसके बाद जब ये बाइंड हो जाएगा उसके बाद इलॉन्गेशन फैक्टर TU बाहर निकल गया। उसके बाद हमारे पास आएगा इलॉन्गेशन फैक्टर G। इलॉन्गेशन फैक्टर G जो है ट्रांसलोकेस है, ये भी GTP बाउंड है। जब ये आएगा तो ट्रांसलोकेशन होगी, यानी कि राइबोसोम का जो पूरा यूनिट है वो एग्जैक्टली 3 न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ जाएगा, 1 कोडॉन आगे बढ़ जाएगा। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज के साथ ये जोड़ के फिर ट्रांसलोकेशन हो जाएगी इसकी, जो टीआरएनए ए साइड पे वो पी साइड पे आ जाएगा, जो पी साइड पे था वो ई साइड से एग्जिट हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया इलॉन्गेशन। फाइनली हम बात करेंगे टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन के लिए स्टॉप कोडॉन की ज़रूरत है और हमारे पास टर्मिनेशन के लिए भी 3 प्रोटीन्स हमारे पास हैं। एक है रिलीज़ फैक्टर 1, 2, 3, ये प्रोकैरियोट्स में है, सारा अभी प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। प्रोकैरियोट्स में जो रिलीज़ फैक्टर 1 है वो रिकॉग्नाइज़ करता है इस स्टॉप कोडॉन को और इस स्टॉप कोडॉन को UAA एंड UEG। RF2 करता है रिकॉग्नाइज UAA एंड UGA, और RF3 जो है वो डिसोसिएशन RF1 और RF2 का
जब जब रिलीज़ फैक्टर जब बाइंड होते हैं स्टॉप कोडॉन रिकॉग्नाइज करके, स्टॉप कोडॉन जैसे ही आएगा रिलीज़ फैक्टर बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद RF3 जब आएगा तो वो अनलॉक कर देगा इन दोनों को, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये पूरा अमीनो एसिड ये निकल जाएगा, दोनों राइबोसोम यूनिट अलग हो जाएंगे और उसके साथ ही ये अमीनो एसिड हमारे पास आ जाएगा। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही रिलीज़ फैक्टर होते हैं, 1 और 3। जो 3 का अभी हमें फंक्शन पता नहीं है अच्छे से, तो जो 1 है वो आके यहाँ पे बाइंड करता है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं कर पाता है जो राइबोसोमल यूनिट है हमारे पास। तो हमारे पास एक और प्रोटीन है यूकैरियोट्स में जिसका नाम है राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर जो है RRF, इसको ज़रूरत होती है एलोंगेशन फैक्टर G की जो ट्रांसलोकेज है ताकि आगे बढ़ जाए वो। उसके साथ साथ हमारे इसको रिक्वायर होती है एलोंगेशन फैक्टर 3 की। एलोंगेशन फैक्टर 3 की क्यों, अभी इन सब की क्या ज़रूरत है मैं बताता हूँ। जब राइबोसोम रिलीज़ फैक्टर यहाँ पे आता है तो वो अनलॉक कर देता है दोनों राइबोसोमल यूनिट को डिसोसिएट कर देता है। अगर जब दोनों राइबोसोमल यूनिट डिसोसिएट हो गए तो वो दोबारा रीजॉइन ना हो जाएं, उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर 3 काम आता है। यहाँ पे पहले हमने बताया था इनिशिएशन में कि जब तक इनिशिएशन फैक्टर 3 बाउंड है तब तक बिगर सब यूनिट आके ज्वाइन नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे IF3 की ज़रूरत पड़ी। एलोंगेशन फैक्टर G जो है वो एग्जिट साइड पर लाने के लिए इसको, ताकि जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन कंटेनिंग tRNA है वो एग्जिट साइड से निकल जाए। और राइबोसोम रिलीज़ फैक्टर जो है रिसाइक्लिंग फैक्टर, वो दोनों राइबोसोम यूनिट्स को अलग कर देगा, तो mRNA फ्री है। अब दूसरा mRNA आके मतलब अब दूसरा राइबोसोम वो ये सब रिसाइकल हो जाएगा सारा। तो ये हो गया टर्मिनेशन। जो mRNA होता है वो मोनोराइबोसोम कभी उस पर काम नहीं करता, उस पर पॉलीराइबोसोम्स काम करते हैं। तो पॉलीराइबोसोम यानी पॉलीराइबोसोम प्रेजेंट है mRNA पे, तो वैसा दिखता है। बहुत सारे राइबोसोम्स जो है वो सेम टाइम पे प्रोटीन सिंथेसिस करने लगेंगे, तो इसको बोलेंगे हम पॉलीराइबोसोम। इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे पास mRNA है उसमें स्टॉप कोडॉन मिसिंग है, यानी कि जो राइबोसोम यूनिट है वो यहाँ तक आ गया, पूरा प्रोटीन उसके पास पड़ा है, लेकिन वो स्टॉप कोडॉन नहीं है वहाँ पे mRNA में, तो वो अटक गया। क्योंकि स्टॉप कोडॉन नहीं है तो उसमें स्टॉप कोडॉन रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रिलीज़ फैक्टर आते थे वो नहीं बाइंड कर पाए। रिलीज़ फैक्टर नहीं बाइंड कर पाए तो डिसोसिएट नहीं हो पाया और ये अमीनो जो प्रोटीन बना है वो निकल नहीं पाया, तो यहाँ पे ये हॉल्ट हो गया। और अब क्योंकि स्टॉप कोडॉन नहीं है प्रेजेंट, तो यानी कि ये म्यूटेटेड mRNA है, ये प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन नहीं था, ये म्यूटेटेड mRNA है, ये म्यूटेटेड प्रोटीन को इससे बनाए जो प्रोटीन वो म्यूटेटेड है। तो इसलिए अब हमें इस प्रोटीन को भी डिग्रेड करना है और हमें ये जो फंस गया है यहाँ पे राइबोसोम उसको भी निकालना है। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का RNA मॉलिक्यूल यूज़ होता है, उसका नाम है tmRNA। tmRNA एक RNA है जिसके पास tRNA की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें एक mRNA का भी सीक्वेंस है। वो ऐसा दिखता है, ये है हमारे पास tmRNA। ये tRNA की तरह भी है और इसमें एक mRNA सीक्वेंस भी है, इसको हम बोलते हैं tmRNA। अब क्योंकि ये tRNA की तरह काम करता है तो ये एक अमीनो एसिड को अपने साथ ये चार्ज हो सकता है अमीनो एसिड के हिसाब लिए, तो ये एलानिन से चार्ज होता है। और जैसे हम देख रहे हैं कि नॉन स्टॉप mRNA है हमारे पास, यानी जिसके पास स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके साथ ये tmRNA आके इस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स में ज्वाइन करेगा। उसके बाद जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन थी
उसको उसमें एलानिन जो है ये पूरी पेप्टाइड चेन यहाँ पर आ जाएगी tmRNA पे। फिर जब tmRNA पे पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाएगी तो यहाँ पर ये जो इसका जो mRNA का जो रीजन है वो कोड करता है एक टैग सीक्वेंस कोड करता है वो। तो इस प्रोटीन के बाद, ये प्रोटीन बनने के बाद एक टैग सीक्वेंस और जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो एक प्रोटीन बना उसके बाद tmRNA के mRNA की वजह से एक टैग सीक्वेंस और जुड़ गया। तो इस प्रोटीन में एक टैग सीक्वेंस जुड़ गया। अब इस टैग सीक्वेंस के जुड़ने के बाद वो mRNA जो है रिलीज़ हो जाता है, पूरा जो mRNA रिलीज़ हो गया जो नॉन स्टॉप mRNA था। और राइबोसोमल जो यूनिट्स हैं वो भी निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें टैग प्रोटीन तो ये ऐड कर ही रहा है, उसके साथ साथ इसमें एक स्टॉप कोडॉन भी प्रेजेंट है। तो जो tmRNA की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले वो ए साइड पे आके बाइंड करेगा, स्टॉल्ड राइबोसोम के ए साइड पे आके बाइंड करेगा। एलानिन से चार्ज्ड है, टैग प्रोटीन सीक्वेंस है उसके पास mRNA में, और एक स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन पे अब फिर रिलीज़ फैक्टर्स आके बाइंड कर सकते हैं। रिलीज़ फैक्टर आके बाइंड करेंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा। और अब क्योंकि इस प्रोटीन में जो ग्रोइंग प्रोटीन था उसमें टैग प्रोटीन और ऐड हो चुका है, तो अब वो न्यूक्लियस के थ्रू डिग्रेड हो जाएगा। जो टैग प्रोटीन है, जो उसका टैग सीक्वेंस है, उसको कुछ न्यूक्लियस जो हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे और वो डिग्रेड कर देंगे। तो ये हमारा सब ख़त्म हो गया अभी ट्रांसलेशन का प्रोसेस।